गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने वाइल लूप का एग्जांपल देख लिया था। ओके, वाइल लूप से आपने टेबल जनरेट करने का कोड भी देख लिया था, हो गया था राइट। हमने डू वाइल का भी आई थिंक कोड बना लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डू वाइल का सिंटेक्स भी हो गया था, डू वाइल पे हमने फैक्टोरियल वाला कोड भी ट्राई कर लिया था। अब डू वाइल के बेस पर ट्राई करते हैं अपन अगला कोड। ठीक है, ये है अगला हमारा टास्क। आप ध्यान से पढ़िए, इसमें हमें यूजर से क्या लेना है और क्या एक्शन करना है। प्रोग्राम कह रहा है आपको यूजर से उसका बर्थ ईयर लेना है। ओके, बर्थ ईयर लेने के बाद आपको यूजर से उसकी यूजर की करंट एज कैलकुलेट करानी है। ओके, करंट एज कैलकुलेट करके उसे प्रिंट करना है और आपको यह भी प्रिंट करना है कि यूजर वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर करंट एज उसकी 0 या नेगेटिव आती है तो आपके प्रोग्राम के लिए चैलेंज है कि वो यूजर से दोबारा से बर्थ ईयर मांगे और ये कब तक मांगता रहे। ये इनपुट तब तक लेता रहे जब तक यूजर अपनी तरफ से करेक्ट बर्थ ईयर ना दे दे। समझ आ रहा है राइट? तो अपन इस कोड को करते हैं डिस्कस। लेट मी ओपन दी आईडीई। अब इसमें बताइए डू वाइल क्यों लग रहा है, ये कोड ऐसा क्यों कह रहे हैं डू वाइल के लायक है? क्योंकि इस कोड में आपको कम से कम एक बार तो एज लेनी है। सही कह रहा हूं? ठीक, चलिए अब करिए कोड को ट्रेस। सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने करंट ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज करा 2021 से। याद रखिएगा, हमने अभी जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। जिस दिन हम डेट ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे उस दिन हम यहां खुद 2021 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जावास्क्रिप्ट से करंट ईयर एक्सेप्ट करवा लेंगे। आ रही है बात समझ? है ना? अभी अपन को लिखना पड़ रहा है ऐसा। क्यों लिखना पड़ रहा है अभी ऐसा? क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट एनालाइज नहीं करा है। जैसे ही डेट ऑब्जेक्ट पढ़ना सीख जाएंगे अपन इस कोड के अंदर इंस्टेड ऑफ 2021 वो एक्चुअल ईयर ला पाएंगे जो करंट ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ू। गुड, नेक्स्ट। इसके बाद यूजर से आपने उसका बर्थ ईयर मांगा। मैं फिलहाल ये अज्यूम करके चल रहा हूं यूजर अपना बर्थ ईयर मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में ही देगा। तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि यूजर मुझे कोई स्ट्रिंग में अल्फाबेट वगैरह दे रहा है। मैं मानकर चल रहा हूं कि यूजर प्रॉपर डिजिट्स देगा। अगर आपको जरा भी ऐसा लग रहा है कि यूजर का इनपुट गलत हुआ तो उसने हेलो हाई कुछ दे दिया, तो वो आपको याद होना चाहिए आप हैंडल कैसे करेंगे। याद है? वो हैंडल करेंगे आप इस एन ए एन से, जो आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए बर्थ ईयर में क्या आ जाएगा। बर्थ ईयर में यूजर का करंट ईयर ऑफ बर्थ आ जाएगा। लेट्स इमेजिन यूजर ने अपना ईयर ऑफ बर्थ 1995 दिया। दे सकता है? यूजर ने अपना ईयर ऑफ बर्थ 1995 दिया। तो अगर उसने 1995 दिया तो कितना हो जाएगा 2021 माइनस 1995? जल्दी जल्दी बोलिए। 2021 माइनस 1995 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या 26 जीरो से बड़ा है? तो प्रोग्राम बोल देगा योर एज इज 26 ईयर्स राइट। इसके बाद कोड चेक करेगा क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्या 26 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो कोड कह देगा यू आर एलिजिबल टू वोट राइट। और उसके बाद प्रोग्राम आएगा इस पर्टिकुलर डू ब्लॉक से बाहर। जब डू ब्लॉक से बाहर आएगा तब क्या होगा? फटाफट बोलिए। ब्रेक चलेगा। जब ब्रेक चलेगा तो कंट्रोल निकल जाएगा पूरे लूप से बाहर। सही है? ठीक है, अब सेकंड ट्रेस लेते हैं। आपने यूजर से बोला एंटर योर बर्थ ईयर, मैंने बोल दिया 2022। 2022 बर्थ ईयर नहीं हो सकता, लॉजिकली तो नहीं हो सकता ना। अभी तो 2021 चल रहा है। ठीक, कितना आ जाएगा एज? एज में आ जाएगा -1। क्या -1 जीरो से बड़ा है? नहीं है। तो कोड सीधा अलर्ट पे आएगा।
अलर्ट पे बोलेगा इनवैलिड एज, ट्राई अगेन। कंडीशन टेस्ट होगी एज लेस देन इक्वल टू 0। क्या -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो लूप फिर घूमकर यूजर से वापस बर्थ ईयर डिमांड कर लेगा। ठीक है, ओके। इस बार इमेजिन करिए यूजर ने अपना बर्थ ईयर दिया 2015। कितनी आएगी एज अगर यूजर का बर्थ ईयर 2015 है तो? वेरी गुड, एज आएगी 6। क्या 6 0 से बड़ा है? यस। तो कोड कह देगा योर एज इज 6 ईयर्स। क्या 6 18 से भी बड़ा है? नहीं है। तो कोड एल्स में जाके बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और इस एल्स के बाद चलेगा ब्रेक। ब्रेक से आ जाएंगे अपन बाहर। आई होप वर्किंग क्लियर होगी कोड की। है राइट। अब इसका एग्जीक्यूशन देख लें आप। एप्लीकेशन लॉन्च करी मैंने, कोड रन होते ही आपसे बर्थ ईयर मांगेगा। मैंने बर्थ ईयर टाइप करा 2011, यानी यूजर 10 साल का है। तो प्रोग्राम बोलेगा योर एज इज 10 ईयर्स बट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर से मैंने रन करा, इस बार मैंने डाला 2022। प्रोग्राम मुझे बोलेगा इनवैलिड एज, ट्राई अगेन, और फिर से मुझसे बर्थ ईयर मांगेगा। मैंने बर्थ ईयर टाइप करा 1997। प्रोग्राम ने मुझे बोला योर एज इज 24 ईयर्स एज पर 2021 करंट ईयर एंड यू आर एलिजिबल टू वोट। वर्किंग इज क्लियर टू ऑल? एज में ईयर एंड डे भी बताना हो तो क्या लॉजिक करेंगे? उसके लिए हम डेट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट की डेट अरिथमेटिक लगेगी, वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। अब आइए जेएस के फॉर लूप पे। फॉर लूप कितनी तरह के हैं जावास्क्रिप्ट के पास? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए। फॉर लूप 6 तरह के हैं। क्या बात कर रहे हो अदनान? जावास्क्रिप्ट में लूप 6 तरह के हैं, मैं फॉर लूप पूछ रहा हूं कितनी तरह के हैं। वेरी गुड। फॉर लूप जेएस के अंदर 3 तरह के हैं, जिसमें से अभी के लिए हम लोग फॉर का सबसे बेसिक फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। और फॉर का सबसे बेसिक फॉर्म होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर लूप, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी C++ या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख चुके हैं। राइट। फॉर लूप के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे भी। अगर आप नोटिस करें, स्टेटमेंट 1 क्या है? जल्दी जल्दी बोलिएगा। स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट 2 टेस्ट कंडीशन, स्टेटमेंट 3 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। राइट। फॉर लूप की सेकंड वेराइटी ये है जिसमें आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस दे रहे हैं। आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। क्या इनिशियलाइजेशन ब्लैंक छोड़ सकते हैं? इनिशियलाइजेशन को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। आप इसे ब्लैंक छोड़कर यहाँ पे सीधे लगा सकते हैं सेमीकोलन। राइट। तो ये भी एक फॉर्मेट है फॉर लूप का जो जेएस आपको सपोर्ट करके देती है। ठीक, ना ट्राई दिस। अब इस बार कोड आप लिखिए जल्दी से। यूजर से इंटीजर लीजिए और उस इंटीजर तक के सारे इवन नंबर्स और सारे ऑड नंबर्स तक का सम अलग अलग दिखाइए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके मैं आपको दिखा देता हूं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कोड। प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम एक नंबर मांगेगा, मैंने नंबर प्रोवाइड करा 5। बताइए 1 से 5 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं? 3। क्या सम होता है उनका? 1 से 5 तक के 3 ऑड नंबर्स का सम 9। और इवन नंबर कितने हैं 1 से 5 के बीच में? 2। क्या सम है उनका? 6। तो वो आना चाहिए। सम ऑफ इवन नंबर्स इज 6 एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स इज 9। करिए तो जरा जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट बना दीजिए कोड।
बन पा रहा है कि नहीं? दिशांक, जल्द पूरा कोड चाहिए मुझे, आधा अधूरा नहीं। ओके, परफेक्ट कोड, करिए एनालाइज, दिस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रोग्राम हमारा सबसे पहले यूजर से नंबर डिमांड करेगा। जो भी यूजर हमको नंबर देगा उसके लिए अपन ने डिक्लेयर करें कुछ वेरिएबल्स जिनके थ्रू आप इस नंबर को हैंडल करेंगे। ठीक, इवन और ऑड दोनों को अपन इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। लूप को हमने इटरेट कराया है 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक, और लूप बॉडी के अंदर हर स्टेप पे चेक कराए। अगर i mod 2 0 आता है तो इसका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी, अगर i mod 2 0 है तो इसका क्या मतलब i इवन है। ओके, और अगर i mod 2 0 नहीं है तो मतलब i ऑड है। आगे का काम सिंपल है, अगर i इवन है तो मैंने ऐड कर लिया ईवी में। अगर i mod 2 0 नहीं देता है तो मतलब i ऑड है, तो अपन ने उसको ऐड कर लिया ओडी में। ठीक, ये लूप कब तक चलेगा? जल्दी जवाब दीजिए। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू n को क्रॉस ना कर जाए। जब i n को क्रॉस कर जाएगा तो कोड फॉर लूप से बाहर निकलकर दोनों डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इवन और ऑड इनका सम कर देगा प्रिंट। क्वेश्चन क्लियर? नो डाउट्स? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा जेएस के आगे के टॉपिक्स में, एंड दैट चैप्टर इज एरे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एरेज। हाँ नेहा, लिख सकते थे, लेकिन नल इसलिए नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। हमें मालूम है ना कि इवन 0 से ही शुरू होना है। हमें थोड़ी ये डाउट है कि इवन में पहला सम क्या आएगा। पहला सम 0 ही तो आएगा अगर सब रख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, अब ये बताइए, अगर आपने सिर्फ सीसी प्लस प्लस करी है, अगर आपने सिर्फ सीसी प्लस प्लस करी है तो मुझे बताएं एरे के बारे में क्या सुना है। व्हाट इज एन एरे? आपने सुना है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स, यही सुना है ना? राइट, बट याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट के एरेज सीसी प्लस प्लस के एरेज से अलग होते हैं। जहां सीसी प्लस प्लस कहती हैं एरेज आर अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स, वहीं जावास्क्रिप्ट इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती है। जावास्क्रिप्ट इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। जावास्क्रिप्ट कहती है कि इन जेएस एन एरे कैन कंटेन हेट्रोजीनियस डेटा। बिल्कुल किसकी तरह? अगर आप पाइथन जानते हैं तो पाइथन की लिस्ट की तरह, और अगर आप जावा जानते हैं तो जावा की एरे लिस्ट की तरह। जैसे जावा में एरे लिस्ट है, जैसे पाइथन में लिस्ट है, ऐसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरेज हैं। और अगर आपको लगता है सर मैंने तो पाइथन जावा कुछ भी नहीं पढ़ी, तो आप सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर याद कर लें। याद है आपको सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आप डिसिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन रख सकते हैं।
इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, फ्लोट भी। वैसा ही जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होता है। एन एरे इन JS allows us to store heterogeneous elements in it. You can have different kinds of data stored inside the same array. Okay? अब आता है JS में एरे बनता कैसे है। तो JS में एरे आप दो तरह से बनाते हैं। एक होता है एरे लिटरल यूज करके और एक होता है एरे कंस्ट्रक्टर यूज करके। अगर आपको लग रहा है सर लिटरल का मतलब, तो आपने सी में, जावा में एरे बनाते वक्त कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे होंगे। करें करें हम जावास्क्रिप्ट में एरे बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एरे में वैल्यूज डालते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हम कहते हैं हम एरे का क्रिएशन कर रहे हैं यूजिंग लिटरल। इसको जो आप देख रहे हैं, नहीं ये सबस्क्रिप्ट नहीं है फैजान, ये सबस्क्रिप्ट नहीं है। यहां वैल्यूज दी जाएंगी। सबस्क्रिप्ट तो तब आएगी जब आप एक्सेस करोगे। क्लियर? सबस्क्रिप्ट की कहानी तब आएगी जब एक्सेस होगा। और दूसरा तरीका है आप जावास्क्रिप्ट में एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करें। जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा, और एरे ऑब्जेक्ट के पास एक एरे नाम का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। जैसे अगर आप भूले ना हो तो एक ऑब्जेक्ट और पढ़ा था आपने कुछ दिन पहले। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जो मैंने आपको कंसोल पे चला के दिखाया था, मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ा था। जैसे जावास्क्रिप्ट के पास मैथ नाम का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, ऐसे जावास्क्रिप्ट के पास एरे नाम का भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के पास एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जिससे भी आप एरे का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एरे लिटरल कैसे यूज होता है, क्योंकि याद रखिएगा ज्यादा पॉपुलर तरीका एरे बनाने का एरे लिटरल ही है। ओके, ज्यादा पॉपुलर तरीका एरे बनाने का एरे लिटरल ही होता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए आप देखिए एरे लिटरल का सिंटेक्स क्या है। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। एरे लिटरल क्रिएट करने के लिए आप एरे का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे देंगे। आ रहा है समझ? ओके, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एरे नेम इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। राइट? जैसे नोटिस करिए, यहां पर मैंने नम्स नाम का एक एरे बनाया है, और नम्स नाम के एरे के अंदर मैंने कॉमा सेपरेट करके सारी वैल्यूज प्रोवाइड करी हैं। अब इतना भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप कॉमा से सेपरेट करके यहाँ वैल्यूज देंगे तो जावास्क्रिप्ट आपकी दी गई वैल्यूज को एरे के एक एक इंडेक्स पे स्टोर कर देगी। तो बताइए जो नम्स नाम का एरे है इसमें कितने इंडेक्सेस बन जाएंगे? फटाफट बोलिए। नम्स नाम का एरे कितने इंडेक्सेस का होगा? 5। यहां बन जाएंगे 5 इंडेक्सेस। शुरू किससे होंगे? 0 से। खत्म किस पे होगा? 4 पे। और पहले पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस पूरे एरे का नाम, इस पूरे एरे का नाम नम्स होगा। पॉइंट क्लियर? चलूं आगे। राइट। इसी तरह से हमारे पास कलर्स है। अगर आप कलर्स एरे का मेमोरी डायग्राम समझें तो कलर्स एरे के अंदर 3 सेल बनेंगे। 0 सेल में क्या रहेगा? 0 सेल में स्ट्रिंग रहेगी रेड, फर्स्ट सेल में स्ट्रिंग रहेगी ग्रीन, सेकेंड सेल में स्ट्रिंग रहेगी ब्लू। तो ये आपका दूसरा एरे बन गया जिसका नाम रखा गया है अपने आप में कलर्स। फटाफट बोलिए, यहां तक क्लियर है? समझ आ रही है बात? गुड। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। इतने का, अगर इतने का प्रैक्टिकल देखा जाए, एग्जैक्टली तो नहीं है मनीष, बहुत सारी बातें हैं जो पाइथन की लिस्ट नहीं देती लेकिन जावास्क्रिप्ट का एरे देता है। अभी देखो आप, क्रिएशन का सिंटेक्स जरूर सेम है लेकिन बाकी केसेस सेम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। ये है जावास्क्रिप्ट में एरे बनाने का पहला तरीका। ठीक, यहाँ आपने लिखा लेट इवन्स इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। उसके बाद आपने इवन्स को प्रिंट करा। कलर नेम्स नाम का एक आपने दूसरा एरे बनाया, उसमें डाला रेड ग्रीन ब्लू और कलर नेम्स को प्रिंट करा। आउटपुट देखिए जरा कैसा आ रहा है। कुछ देखा आपको स्पेशलिटी? जब आप एरे का नाम लेकर उसे प्रिंट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करती है सेपरेटेड विद कॉमास। जबकि पाइथन क्या करती? पाइथन इसके दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाती है ना। जेएस ऐसा कुछ नहीं करती है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सीधे
बिना स्क्वायर ब्रैकेट के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको जेएस की तरफ से दिख जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नावेद, होल्स पे आ रहा हूं मैं अभी, देखो तो सही, पहुंच रहा हूं धीरे धीरे उस टॉपिक पे भी। अब आता है नेक्स्ट तरीका एरे को बनाने का। एरे को बनाने का नेक्स्ट तरीका जावास्क्रिप्ट आपको ये देती है। अब ये बताइए इस तरीके में जो सबसे पहली लाइन है उससे क्या हो रहा है, कैन यू टेल मी? सबसे पहली लाइन जावास्क्रिप्ट को ये बता रही है कि नम एक एम्प्टी एरे है, दिस इज क्रिएटिंग एन एम्प्टी एरे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की पावर आप देखिए, इस एरे में इंडेक्सेस हैं कि नहीं है? जब एरे एम्प्टी है तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप डेटा डालते जाएंगे, गौर कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट एक स्प्रिंग की तरह, एक इलास्टिक की तरह एरे को करती जाएगी स्ट्रेच। तो गौर करिए, जब ये पहली लाइन चली होगी तो एरे में एक इंडेक्स बन गया होगा 0 और उसमें वैल्यू आ गई होगी 2। जब ये दूसरी लाइन चलेगी तो एरे में दूसरा इंडेक्स बन गया 1 और इसके अंदर वैल्यू आ गई 5। नहीं, साइज देते ही नहीं है। अगर आपने यहां कुछ दिया ना तो वो साइज नहीं है नेहा, वो अभी भी माना जाएगा इनिशियलाइजर वैल्यू, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज साइज। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया होता 10, तो इसका ये ये मतलब नहीं है कि मैं 10 का एरे बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एरे के पहले एलिमेंट की वैल्यू सेट कर रहा हूं एज 10। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट तो खुद ही डायनेमिक लैंग्वेज है ना, तो जब जावास्क्रिप्ट डायनेमिक लैंग्वेज है तो फिर कहां जरूरत है आपको इंडेक्स वगैरह देने की? यस और नो? आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। हाँ बिल्कुल मनीष, आ रहे हैं अभी उसी पे, आपके वाले एग्जाम्पल पे आ रहा हूं अभी, क्या होगा। फिलहाल आगे बढ़ो, जो दिख रहा है वो क्लियर है? ठीक है, अभी बीच में हमको छोड़ देंगे तो जेएस क्या करेगी उस पे आते हैं। फिलहाल इस तरीके से एरे इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स देख लें, ये है। जल्दी बताइए, समझ आ रहा है? मेरे समझाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल है। आपने इवन 0 में 2 डाला, इवन्स 1 में 4, इवन्स 2 में 6, 3 में 8, 4 में 10, प्रिंट करेंगे तो सारा डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कलर नेम्स नाम का एरे बनाया है, रन कीजिए तो नोटिस करिए पहले वाले में आपको डेटा मिल रहा है 2 4 6 से 10, दूसरे में पहले की तरह मिल रहा है रेड ग्रीन ब्लू। अब आप बहुत देर से पूछे जा रहे हैं होल्स अलाउड है कि नहीं है, देखिए ध्यान से, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। क्या लगता है आपको जेएस क्या करेगी? ये 2 का इंडेक्स क्या है? ये 2 का इंडेक्स 0 है। इंडेक्स 1 पे कौन है? इंडेक्स 1 पे जेएस के लिए अनडिफाइंड आकर बैठ गया है, राइट? इंडेक्स 2 पे कौन है? 6 है। इंडेक्स 3 पे कौन है? 10 है। इंडेक्स 4 पे फिर जेएस ने रख दिया है अनडिफाइंड, और इंडेक्स 5 पे 14 है। और ये अनडिफाइंड अपन को दिखेगा 1 और 4 पे? यस, बकायदा दिखेगा। तो चेक करिए, जब आप प्रिंट करेंगे एलिमेंट एट इंडेक्स 1 तो जेएस बोलेगी आपको अनडिफाइंड। जब आप बोलेंगे एलिमेंट एट इंडेक्स 4 तो जेएस बोलेगी आपको अनडिफाइंड। क्लियर? और ये तो आपको मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं, जानते होंगे आप। आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अच्छा, यहां वाले में अगर मैं मान लीजिए इन दो लाइनों को कमेंट आउट कर दूं लाइक दिस, तब क्या लग रहा है आपको क्या होगा? अगर मैंने 1 और 2 पे कुछ नहीं दिया तो क्या लगता है आपको? वेरी गुड, तो भी ये एरे 5 एलिमेंट का बनेगा, तो भी ये एरे 5 का बनेगा। यस, देखिए, जहां जहां आपने डेटा नहीं दिया है वहां वहां अनडिफाइंड आकर सेट हो गया है। ओके, तो आप एरे बनाते वक्त इंडेक्सेस अगर स्किप करते हो तो जावास्क्रिप्ट की तरफ से ये एरर नहीं है, जावास्क्रिप्ट इसको कर देगी अनडिफाइंड। डिफरेंस देखा मनीष लिस्ट के कंपैरिजन में? लिस्ट में आप इंडेक्स तो दे ही नहीं सकते ना वैल्यू डालते वक्त, लिस्ट में आप अपेंड कॉल करते हो, इंडेक्स वो खुद तय करता है।
यहां तो इंडेक्स भी हमसे ही पूछ रहा है। कैसा ब्लैंक? दीपांश मैं समझा नहीं, ब्लैंक से आपका क्या मतलब है? व्हाट इज ब्लैंक? लिख के बताओ। हाँ, दो कॉमा के बीच में ये जो आप देख रहे हैं टू के बाद जो मैंने दिया है, हाँ स्पेस बार ही तो दी है मैंने भी, स्पेस के बाद ही तो कॉमा लगाया है। ठीक है, लेकिन यहां नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि सर यहां ऐसे लिख दें, तो ये गलत है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर को दोनों ऑपरेंड चाहिए। यहां अगर आपको करना है तो आप अनडिफाइंड असाइन करें या लिखे ही ना। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जावास्क्रिप्ट में जब आप एरे क्रिएट करते हैं तो एरे डायनेमिकली ग्रो करता है, हाँ या ना? करता है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको कैसे पता लगेगा इस समय आपके एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट की नजरों में एरेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना। जावास्क्रिप्ट के लिए एरेज ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट हमें ये पूरा फ्रीडम देती है कि हम एरे पे कुछ बेहद स्पेशल मेथड्स और प्रॉपर्टीज कॉल कर सकते हैं। एरे के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसका नाम है लेंथ। क्या रिटर्न करती है ये रिटर्न करती है एरे के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो गेस करिए, अगर एरे ब्लैंक होगा तो लेंथ क्या आएगी? अगर एरे ब्लैंक होगा तो लेंथ क्या आएगी? तो जवाब है, अगर एरे ब्लैंक होगा तो लेंथ 0 आएगी। और इस वक्त लेंथ कितनी आ रही है? इस वक्त लेंथ आ रही है 6। तो देखिए लेंथ से रिलेटेड एग्जाम्पल को भी बताइए किसका क्या जवाब आ रहा है। पहला वाला क्या बताएगा, कितने एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड, पहला वाला बताएगा 6। और दूसरा वाला भी 6 ही बताएगा, भले ही आपने यहां पर अनडिफाइंड छोड़ा हो। जावास्क्रिप्ट आपको दोनों केस में यही बोलेगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द एरेज आर 6, भले ही सेकंड एरे में आपने होल्स दिए हुए। क्लियर हुआ ये भी? गुड। अब अगर आपको एरे में से कोई एलिमेंट हटाना है तो जेएस आपको हटाने के लिए भी एक स्पेशल कीवर्ड या ऑपरेटर प्रोवाइड करती है, जिस कीवर्ड या ऑपरेटर का नाम जेएस के अंदर डिलीट है। बस ये याद रखिएगा। हाँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग है नावेद। ये याद रखिएगा, जब आप यहां डिलीट कॉल करेंगे तो ये एलिमेंट हटा देगा, लेकिन एरे की साइज रिड्यूस नहीं होगी। समझ आ रहा है? उस एलिमेंट की जगह ये अनडिफाइंड सेट कर देगा। तो अगर मैं डिलीट से पहले साइज पता करूं और डिलीट के बाद साइज पता करूं, कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, रेस्पॉन्स विल बी सेम। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिलीट का यूज बता रहा है आपको। मैंने एरे के अंदर पहले 5 एलिमेंट डाले, तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या लेंथ मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है 5, है ना। फिर मैंने फोर्थ एलिमेंट को डिलीट करा, nums3 फोर्थ एलिमेंट ही होगा ना। nums3 फोर्थ एलिमेंट ही होगा ना, राइट। अब उसके बाद मैं चेक करूंगा तो जो थर्ड इंडेक्स था जिसपे 40 था वहां मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। और अगर मैं जे से पूछूंगा साइज, तो साइज मुझे अभी भी मिलेगी 6। अगर आपको लग रहा है सर वाकई में एलिमेंट कैसे हटता है, उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आ रही है बात समझ? चलूं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है। अब आप जेएस के अंदर फॉर लूप को भी एरे पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो जब मैं कहूंगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, तो गेस करिए जेएस कहां से कहां तक जाएगी? फटाफट जवाब दीजिए, जेएस कहां से कहां तक जाएगी इस केस में? जेएस जाएगी 0 से लेकर लेस देन ऑफ द लेंथ तक। और क्या डेटा मिलेगा अपन को? क्या डेटा मिलेगा? डेटा आपको मिलेगा एरे के एक एक सेल का। एक एक सेल का डेटा आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे कर देगा डिस्प्ले। ठीक है, तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट है इस समय? 6। ऑल 6 एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। क्लियर हुई बात? चलें आगे।
वेरी गुड। डिलीट्स नम पर सब अनडिफाइंड हो जाएंगे। नावेद में बताऊंगा, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे काम करता है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा पेंडिंग रख दो, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप आने दो, फिर बात करेंगे। कैन वी डिलीट एट मल्टीपल पोजिशंस? वन बाय वन, नॉट एट वंस। आपको अगर 4 एलिमेंट डिलीट करने हैं तो आप डिलीट को 4 बार कॉल कीजिए। ओके, चलिए ये है हमारे पास नम्स डॉट लेंथ के हिसाब से कोड। सिंपल है, मैंने आई को स्टार्ट करा है 0 से, लेकर गया हूं मैं लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, और हर इटरेशन पे आई को अपन ने करा इंक्रीमेंट। एज एक्सपेक्टेड सारा डेटा आपको दिख जाएगा वर्टिकली। चलूं आगे। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, नया नहीं है जो आपको डिफरेंट दिखे। ठीक है, अब आते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज पे, करिए ट्राई। प्रोग्राम ये है, आपको टिप कैलकुलेटर बनाना है फॉर अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के लिए रूल्स ये हैं कि अगर बिल अमाउंट, द रूल्स फॉर द टिप आर दैट इफ द बिल अमाउंट इज लेस देन 250, टिप इज 20%। अगर बिल अमाउंट 250 से 500 के बीच में है तो टिप 15% है, और अगर बिल 500 से ऊपर है तो टिप 10% है। आपका प्रोग्राम यूजर से 4 बिल अमाउंट्स लेगा, उन बिल अमाउंट्स के टिप्स निकालेगा, और ओरिजिनल बिल और फाइनल बिल दोनों प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का रन टाइम इंटरफेस हमारा कुछ ऐसा है। प्रोग्राम रन होगा, यूजर से मांगा जा रहा है बिल अमाउंट। पहला बिल यूजर का 1000 रुपए का है। इस पे कितनी टिप है? क्वेश्चन पढ़ा आपने ध्यान से? इस पे 10% टिप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिल अमाउंट मेरा 400 रुपए का है, राइट। इस पे कितनी टिप है? ये जो बिल अमाउंट है ये 250 से 500 के बीच में है, तो इस पे टिप 15% है। और तीसरा बिल अमाउंट मेरा 200 रुपए का है, राइट। 200 रुपए का है तो 20% की टिप है। और चौथा बिल अमाउंट मेरा 800 रुपए का है। तो मुझे ये आउटपुट चाहिए। जो बिल अमाउंट 1000 रुपए का था उस पे 10% की टिप के हिसाब से 1100 रुपए का बिल हो गया। 400 रुपए पे 15 के हिसाब से 460 का हो गया। 200 पे 20 के हिसाब से 240, और 800 पे 10 के हिसाब से बिल अमाउंट 880 रुपए हो गया। दिस इज द कोड वी हैव टू डिस्कस। क्वेश्चन क्लियर है? एक्सरसाइज छोड़ दूं इसको? अभी तो बनाने में टाइम लग जाएगा आपको। इसको बना के ले आएंगे, जो अभी तक पढ़ा है उसी लॉजिक पे बेस्ड है पूरा कोड, बन जाएगा। तो फिर आते हैं अपन जेएस के फॉर लूप की सेकंड वेराइटी पे। एक बार फिर बताइए, जेएस में कितने फॉर हैं? वेरी गुड। जेएस के अंदर आपको मिलेंगे 3 फॉर। पहला पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़िए। पढ़िए ध्यान से और मुझे बताइए ये फॉर लूप क्या लाएगा वेरिएबल में। इनफैक्ट मैं साइड में कोड लिख रहा हूं, आप मुझे बताना अगर मैं कहता हूं जेएस से फॉर एक्स इन ARR, तो इस एक्स में क्या आएगा। और गड़बड़ मत करना, जल्दबाजी मत करना, पहले आराम से पढ़ो और अपने अपने वर्ड्स में बताओ एक्स के अंदर क्या आएगा। इसलिए मैंने कहा ना कैलाश, जल्दबाजी मत करना, आराम से पढ़ो। ARR एरे है, इसके अंदर वैल्यू है 10 20 30। इमेजिन कर लो, इंडेक्स आएगा, इंडेक्स की वैल्यू नहीं, एक्स के अंदर इंडेक्स आएगा। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से एक्स को प्रिंट करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 0 1 2। मुझे डेटा नहीं मिलेगा 10 20 30। समझ आ रहा है? तो फॉर इन लूप जब आप जेएस में एरे पे चलाते हो तो जेएस इंडेक्सेस लाकर देती है, ना कि वैल्यूज। क्लियर है? एग्जाम्पल पे आता हूं, देखिए। तो थोड़ा सा अलग है,
ये पाइथन या जावा के फॉर के कंपैरिजन में। ठीक है, इस वाले को भी मैं कमेंट आउट करता हूं और इसको फिलहाल कमेंट्स में डाल देते हैं और यहां डालता हूं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रिंट होगा इस कोड को रन करने पर? इस कोड को रन करने पर आपके अनुसार क्या प्रिंट होगा, क्या आउटपुट मिलेगा अपन को? शाबाश, हमें इंडेक्सेस मिलेंगे 0 से लेकर 5 तक। सिंपल है। अच्छा, अगर मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए तो अगर मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा, मानते हैं, नम्स आई करना पड़ेगा, तो मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर आई इंडेक्स है तो नम्स आई वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये रहा वैल्यूज के हिसाब से आउटपुट। अब एक मजेदार चीज, अब मैंने 20 हटा दिया और मैंने 40 हटा दिया। ठीक है, एरे की साइज कितनी है? एरे की साइज अभी भी 6 है। क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं आप जब इसको रन करेंगे? तो क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं पहला वाला फॉर लूप जब चलेगा तो? 1 से 0 नहीं आएगा, 0 से 5 आएगा। अच्छा, देखो ध्यान से और बताओ, आया? नहीं आया। देखा जेएस की स्मार्टनेस? जब जेएस में आप फॉर इन लूप चलाते हैं तो जेएस उन इंडेक्सेस पे जाती ही नहीं है जिनमें अनडिफाइंड होता है, राइट? फॉर इन लूप उन इंडेक्सेस पे जाता ही नहीं है जिसपे अनडिफाइंड होता है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस, राइट? तो जेएस उन इंडेक्सेस पे नहीं जाती फॉर इन लूप में विच आर इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड वैल्यू। तो लूप कितनी बार इटरेट करेगा? लूप करेगा 4 बार इटरेट। ओके, और फिर आप गेस कर सकते हैं, अगर ये सेकंड वाला लूप चलाया होता मैंने इस एरे पे तो क्या होता? तो मुझे 4 वैल्यूज दिखती बस, जैसे पिछले में 4 इंडेक्सेस दिखे थे। ये भी क्लियर है? ये फॉर इन लूप की जेएस में स्पेशलिटी है। ठीक है, राइट। अब ES6 ने हमें एक फॉर लूप और दिया है। ये जो फॉर इन आप देख रहे हैं ये तो जावास्क्रिप्ट में पहले दिन से अवेलेबल था। ये जो फॉर इन देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में पहले दिन से अवेलेबल था, जब से जेएस आई है। बट ES6 ने हमें एक और फॉर लूप दिया है। ये बिल्कुल जावा का एनहांस फॉर या पाइथन के फॉर लूप की तरह है। सिंटैक्स में बस इतना सा चेंज है कि जहां आपने इन लिखा था वहां क्या लिख देंगे? वहां लिख देंगे आप ऑफ। और अब की बार क्या आने वाला है? अब की बार आने वाली है एरे की वैल्यूज। अब आपको एरे के इंडेक्सेस नहीं मिलेंगे, अब आपको एरे की मिलेंगी वैल्यूज। क्लियर हुआ? राइट? तो अगर ये सेम कोड, मैं समझा नहीं, स्पेस अनडिफाइंड नहीं है ना, फिर मतलब मैं नहीं समझा। दीपांश क्या बोलना चाह रहे हैं आप? किसने बोला स्पेस अनडिफाइंड नहीं है? ये अनडिफाइंड ही तो होता है। अगर आप होल छोड़ते हैं तो जेएस उसमें क्या डालती है? जेएस ने तो अनडिफाइंड डाल दिया ना। यस जैनेन्द्र, ये दोनों ही फॉर लूप उल्टे नहीं चलेंगे। ना फॉर इन रिवर्स चलेगा ना फॉर ऑफ रिवर्स में चलेगा, राइट? अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट डाल रहे हो तो वो अलग बात है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब बताइए क्या आएगा। अब मैंने एरे वैसा ही लिया है पहले जैसा। यस, अब ये एनहांस फॉर हो गया है। अब क्या आएगा? अब कितनी बार घूमेगा ये? हाउ मेनी टाइम्स दिस विल इटरेट? गलत बात, गलत बात, गलत बात। बेटा फॉर ऑफ है, फॉर ऑफ को प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर इन की प्रॉब्लम है। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ये घूमेगा बकायदा 6 बार, है ना? फॉर इन के साथ ऐसा होगा, फॉर ऑफ के साथ थोड़ी होगा।
आ रहा है समझ? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? फॉर इन इंडेक्सेस लाएगा, फॉर ऑफ वैल्यूज लाएगा, राइट? फॉर इन अनडिफाइंड इंडेक्सेस पे नहीं जाएगा, फॉर ऑफ वैल्यूज चाहे अनडिफाइंड हो चाहे एक्चुअल वैल्यूज हो उन पे जरूर जाएगा। फॉर इन और फॉर ऑफ कंपैरिजन कर लें, चलो कर लें। पहला कंपैरिजन, ये जेएस का ओरिजिनल वर्जन से अवेलेबल लूप है, राइट? अवेलेबल फ्रॉम ओरिजिनल वर्जन। फॉर ऑफ कब आया है? फॉर ऑफ अवेलेबल हुआ है ES6 ऑनवर्ड्स। नंबर 2, फॉर इन इटरेट्स ऑन इंडेक्सेस, राइट? फॉर ऑफ iterates on values, right? Third, for in skips undefined, for of also goes through undefined, for of undefined के थ्रू जाता है। समझ आई बात? राइट? कोई डाउट और? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जेएस में एरेस को कहा जाता है वो नेचर वाइज डायनेमिक है। क्या आप बता सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं जेएस में एरेस डायनेमिक है, इसका मतलब है आप एरे बनाने के बाद भी रन टाइम पे उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। नेहा, मैं नहीं समझा क्या पूछना चाह रहे हैं आप। फॉर इन में जब हम इंडेक्स में कुछ, हम कहां लिखते हैं फॉर इन में कुछ बेटा? हम तो खाली डेटा प्रिंट कराने को बोलते हैं। लिखना तो हमने एरे बनाते वक्त ही कर दिया था। मैं एग्जांपल खोल रहा हूं, आप किस लाइन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं बताएं। ये है फॉर इन। क्या डाउट हो रहा है अब नेहा आपको? पहली बात तो मैंने फॉर इन में कहां कुछ लिखा है? अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलिए। आ रही है सर आवाज? आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे ये यहाँ पर अपन ने 10 डाला, फिर उसके बाद इंडेक्स 1 पे अपन ने कुछ भी नहीं डाला है अरे में नम्स के अंदर, और फिर उसके बाद अपन ने 30 लिया, तो ठीक जब है। अपन यहाँ 4 इन चला रहे हैं तो ये इंडेक्सेस पर जाता है, इंडेक्सेस पे इंडेक्सेस जाता पर है, इटरेट करता है ना? राइट। जैसे 0 पे गया तो यहाँ 10 की इंडेक्स 0 हो गई। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर जो ये इंडेक्स नंबर 1 है जहां हमने कुछ वैल्यू नहीं डाली, तो इसकी इंडेक्स नंबर 1 रहेगी या इसकी अनडिफाइंड हो जाएगी? नहीं, इंडेक्स तो 1 रहेगा ना, इंडेक्स अनडिफाइंड थोड़ी होगी। अच्छा, तो फिर सर इसे के मतलब ये वैल्यू तो चेक करता होगा ना अंदर की हाँ अनडिफाइंड है तो हाँ, फिर इसको वैल्यू नहीं चेक करता जाना है है। ना। हाँ, वैल्यू चेक करता ओके है। इंडेक्स थोड़ी अनडिफाइंड है। इंडेक्स तो इसके सारे हैं 0 से लेकर 5 तक। ओके ओके। बस ये 1 और 3 को एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि उनकी वैल्यू अच्छा ये, अनडिफाइंड है। हाँ ये कंफ्यूजन था। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो क्या मतलब है इस बात का कि जावास्क्रिप्ट में एरेज डायनेमिक है? बहुत सिंपल मतलब है। इसका मतलब है एरे बनाने के बाद अगर आप एरे में किसी आगे के इंडेक्स में वैल्यू देंगे तो जावास्क्रिप्ट एरे को उतना स्ट्रेच कर देगी। जैसे नोटिस करिए, जब ये एरे क्रिएट हुआ तो इसमें कितने इंडेक्सेस थे? 0 से लेकर 4 तक थे। अब मैंने नम्स 10 में 35 डाला, तो जेएस क्या करेगी जल्दी बताइए? जेएस इसे स्ट्रेच करेगी 4 से लेकर 10 तक। बीच में कितने इंडेक्सेस आएंगे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बीच में कितने इंडेक्सेस आएंगे? बीच में आएंगे 5, 6, 7, 8, 9।
5 इंडेक्सेस और आएंगे, आएंगे ना 4 से 10 के बीच में। इन सब में JS क्या भर देगी? इन सब में JS भर देगी अनडिफाइंड। करेक्ट। डेमो देखिए आप इसका प्रैक्टिकली। बाकी लैंग्वेजेस क्या करती? सी लैंग्वेज क्या करती इस कोड में? अगर ये सी का कोड होता तो सी क्या करती? सी लैंग्वेज अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देती, हमें पता ही नहीं है सी में चलता कि नहीं चलता। और जावा क्या करती? जावा थ्रो कर देती एक्सेप्शन, कर देती। लेकिन जेएस नोटिस करिए इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये देखते हुए कि आप नम्स के इंडेक्स 10 यानी 11वें एलिमेंट को वैल्यू दे रहे हैं, तो इस इंडेक्स 10 तक जितने मिसिंग इंडेक्सेस थे जेएस ने वो सारे इंडेक्सेस बनाए और उनमें वैल्यू भर दी अनडिफाइंड। तो कितनी कितनी लेंथ आएगी जल्दी बताइए, पहले कितनी और बाद में कितनी? लेंथ लेंथ लेंथ, पहले कितनी आएगी लेंथ? हाँ लेंथ बेटा लेंथ, लेंथ आएगी पहले 5 और फिर 11। 10 क्यों आएगी? 0 to 10 11 एलिमेंट्स हुए ना, 11 आएगी ना। तो पहले एरे लेंथ 5, फिर एरे लेंथ 11 और फिर ये सारा डेटा। ये पूरे 11 एलिमेंट्स हैं। आर दीज 11 एलिमेंट्स इन टोटल? राइट। तो लाइक दिस जेएस आपके लिए एलिमेंट्स को कर देगी स्ट्रेच। बढ़े आगे। चलिए अब अगली एक्सरसाइज भी आपका होमवर्क है। आपको यूजर से एक नंबर लेना है और गौर करिएगा उस नंबर तक जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं सारे प्राइम नंबर अपने एरे के अंदर कॉपी करने। बस मुझे बताइए एरे की साइज क्या रखेंगे इस एग्जाम्पल में? जल्दी बोलिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो। यूजर आपको नंबर देता है मान लीजिए 20, तो आपको एक एरे बनाना है जिसमें 1 से लेकर 20 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं सब कॉपी होने चाहिए। तो बताइए 1 से लेकर 20 तक 2 प्राइम है तो आपके एरे में 2 आ जाना चाहिए। 3 प्राइम है तो यहां पर इंडेक्स बढ़कर 3 आ जाना चाहिए। 4 प्राइम है? नहीं है। 5 प्राइम है तो यहाँ इंडेक्स स्ट्रेच होकर 5 आ जाना चाहिए। 6 प्राइम है? नहीं है। तो लॉजिक ये है कि जैसे जैसे आपको प्राइम नंबर मिलते जाएं एरे का इंडेक्स स्ट्रेच होते जाना चाहिए। ये मेन पॉइंट है इस कोड का। समझ आ रहा है? पहले से एरे को साइज नहीं देनी है और पहले से साइज देने का कोई प्रोविजन भी नहीं है जेएस में, ये भी मानते हैं। तो जैसे जैसे आपके प्रोग्राम को प्राइम नंबर मिलते जाएं वैसे वैसे वो एरे में ऐड होते जाएं। ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में कहा था जावास्क्रिप्ट में एरे होमोजीनियस डेटा रखता है कि हेट्रोजीनियस? जावास्क्रिप्ट का एरे होमोजीनियस डेटा रखेगा कि हेट्रोजीनियस? वेरी गुड, जावास्क्रिप्ट का एरे रखेगा हेट्रोजीनियस डेटा। तो नोटिस करिए ये उसका एक छोटा सा डेमो। जब आप जेएस के अंदर एरे बनाएंगे तो चेक करिए ध्यान से, इस एरे में ऑटोमेटिकली एक तरफ आपने रखा हुआ है 10। 10 क्या है? व्हाट इज 10 फॉर जेएस? दिस फॉर जेएस इज अ नंबर। व्हाट इज अमित फॉर जेएस? स्ट्रिंग। व्हाट इज 69.7? अगेन नंबर। तो यूजिंग वन सिंगल एरे we are able to store elements of different data types. ऐसा ही स्ट्रक्चर भी होता है ना सी में, है ना। अब आप जब इसको डिस्प्ले करोगे तो आपको हर एलिमेंट अलग अलग वैल्यूज से इनिशियलाइज हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, इसकी भी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, खास तौर पे तब जब आप डॉम प्रोग्रामिंग करेंगे जेएस के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? बढ़ूं आगे।
चलिए अब आइए एरे बनाने के दूसरे तरीके पे, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट पढ़ लीजिए। जेएस के अंदर अगर आपको एरे बनाने का सेकंड वे लेना है तो जेएस आपको प्रोवाइड करती है एरे नाम का कंस्ट्रक्टर। एरे नाम के कंस्ट्रक्टर के जेएस के पास 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं। पहला वर्जन आप सिर्फ एरे लिखेंगे, जेएस क्या करेगी, फटाफट बोलिए, जेएस एक एम्प्टी एरे बनाकर आपको दे देगी, राइट। दूसरा वर्जन आप एरे का नाम लिखकर पैरेंथेसिस में साइज देंगे, तो जो नंबर आप देंगे जेएस उतने साइज के एरे बना देगी। और तीसरे में आप एरे बनाते वक्त इनिशियलाइजर लिस्ट देंगे, तो जेएस उतने डेटा से एरे को कर देगी इनिशियलाइज। ठीक है, सबसे पहले पहले वर्जन पे आइए, नोटिस करिए मैंने कहा लेट कलर्स इक्वल टू न्यू एरे। बताइए ये इतना लंबा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसका शॉर्टकट वर्जन क्या बन रहा है? इसका शॉर्टकट वर्जन बन रहा है कलर्स इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा ही है ना, राइट। अब इसके बाद आप जब बोलेंगे कलर 0 इक्वल टू रेड, तो जेएस इसमें 0th इंडेक्स लाएगी और यहां वैल्यू डाल देगी रेड, राइट। जब आप बोलेंगे कलर्स 1 इक्वल टू ग्रीन, तो जेएस यहां पर इंडेक्स 1 लाएगी और ग्रीन, और जब आप कलर्स 2 में डालेंगे रेड, तो इंडेक्स 2 बनकर आ जाएगा रेड। ये पहला तरीका। हाँ, न्यू यहाँ पे कीवर्ड है, न्यू और डिलीट दोनों ही कीवर्ड्स है। कीवर्ड न्यू कीवर्ड है, ऑपरेटर है, दोनों है। ठीक है। सेकंड, अगर आपको एरे को बनाते वक्त साइज देनी है सिर्फ अपने लिए, जेएस कभी नहीं कहती कि आप साइज दें, तो आप एरे का सेकंड वर्जन यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का, जहां पैरेंथेसिस में आपने 3 पास करा है। हालांकि मैं बता दूं इस 3 के पास करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी अगर आपको लगता है सर मैं 3 बोल रहा हूं और 3 के बाद मैं बोल दूं कलर्स 3 इज इक्वल्स टू येलो, और फिर मैं कलर्स 4 इज इक्वल्स टू बोल दूं पर्पल, तो गौर करिए 3 की साइज बोलने के बावजूद एरे कितने का बन जाएगा? एरे बन जाएगा 5 का। इसलिए मैंने कहा था ये वाला जो स्टाइल है न्यू एरे, ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इससे कुछ हो नहीं रहा है। यही काम आप एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट देने पर बाकी एक एलिमेंट कैसे दोगे? मतलब कि आप सिर्फ 0 देना चाह रहे हो, 1 2 नहीं देना चाह रहे हो, ऐसा? तो बाकी अनडिफाइंड होंगे। 3 तो आपने पहले ही बोल दिया ना। ठीक। तीसरा कंस्ट्रक्टर जो आपको एरे ऑब्जेक्ट देता है वो ऐसा है जिसमें आप एक साथ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देंगे और ये सारी वैल्यूज एरे में काम करेंगी एज इनिशियलाइजर्स, राइट। आ रहा है समझ? तो जैसे ही आप लिखेंगे लेट कलर्स इक्वल टू न्यू एरे रेड ब्लू ग्रीन, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक एरे बन जाएगा। एरे के 0th सेल में रेड, फर्स्ट सेल में ब्लू और सेकंड सेल में आ जाएगा ग्रीन। सिंपल है। ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर होता है नावेद, क्लास का नहीं होता है। जेएस में जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो तो उस सिंटेक्स में कंस्ट्रक्टर देने की फैसिलिटी है, वो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करोगे तब देखना। ठीक, चलिए आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एरे के मेथड्स। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरे में खूब सारे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं जो कई सारे ऑपरेशंस एरे में आपके सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।